अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस रक्षात्मक हमलों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। उसके बाद सबका ध्यान इस बात पर गया कि अब ईरान की मदद को आगे कौन आएगा। रूस और चीन दोनों के ही ईरान के साथ मजबूत कूटनीतिक, व्यापारिक और सैन्य रिश्ते हैं, लेकिन मौजूदा टकराव से ये साफ होगा कि वो वास्तव में कहां तक उनका साथ देंगे। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों पर रूस की प्रतिक्रिया अब तक सीमित ही रही है। रूस ने इजरायल अमेरिका के इस कदम के प्रति नाराजगी और तेहरान के प्रति एकजुटता तो दिखाई। रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हुए बिना उकसावे के किए गए हमले की निंदा के साथ ही कथित राजनीतिक हत्याओं पर संप्रभु देशों के नेताओं को शिकार बनाए जाने को गलत बताया। रविवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या पर संवेदनाएं भेजी और इसे मानवीय नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा। इसके बावजूद रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई निजी आलोचना को ही यूक्रेन को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता की कोशिशों के लिए अब धन्यवाद दे रहा है। सोमवार को जब पेस्कोव से पूछा गया कि रूस अब भी अमेरिका कैसे भरोसा कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि रूस सबसे पहले सिर्फ खुद पर भरोसा करता है और अपने हितों की रक्षा करता है। इन्हीं हितों से ये भी समझ आता है कि रूस का ईरान को समर्थन अब क्यों ज्यादातर बयानबाजी ही है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने के हमले के बाद ईरान उसका सबसे करीबी सहयोगी बना रहा। उसने ड्रोन भेजे और रूस की पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के तरीके विकसित करने में मदद की। ईरान भी रूस की उस सोच में फिट होता है जिसके तहत दुनिया की कई ताकतें बटी हैं, जहां मानवाधिकारों से ज्यादा अहमियत राज्य के अधिकारों को मिले और सरकारें अपने देशों के भीतर सख्त नियंत्रण ले सके। ऐसे किसी शासन का गिरना इस मॉडल के लिए एक बड़ा झटका होगा। इसके साथ ही रूस पहले भी दिखा चुका है कि वो अपने साझेदारों के लिए जरूरत से ज्यादा जोखिम नहीं उठा पाएगा, चाहे बात वेनेजुएला की हो, सीरिया की या फिर 2025 की गर्मियों में इजरायल और ईरानों के बीच चले 12 दिन के युद्ध की। रूस अभी यूक्रेन में बुरी तरह उलझा हुआ है और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कूटनीतिक समर्थन और तकनीकी सहयोग से आगे देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। वहीं चीन ने आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या की कड़ी निंदा की है और बीजिंग शुरू से ही दुनिया भर में अमेरिका की सरकारें बदलने वाली नीतियों का विरोध करता रहा। चीन ईरान के रिश्ते जड़ में एक दोनों को फायदा देने वाली आर्थिक साझेदारी है। चीन ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और उसका अहम ऊर्जा ग्राहक भी। अमेरिका की लंबी समय से लगाई गई सख्त पाबंदियों के बावजूद चीन ईरान की आर्थिक लाइफलाइन बना हुआ है। वहीं बड़ी मात्रा में छूट पर ईरानी तेल खरीदता है। ये तेल घोस्ट फ्लीट्स कहलाने वाले जहाजों के सहारे ईरान से चीन पहुंचता है। उदाहरण के लिए 2025 में चीन ने ईरान के निर्यात किए गए तेल का 80% से ज्यादा खरीदा था, भले ही पश्चिमी बाजार ईरान के लिए बंद हो गए थे। चीन से मिली इस आय ने उसे अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने और रक्षा खर्च बदलने में मदद दी। साल 2021 में हुई 2025 की रणनीति साझेदारी की संधि ने इस रिश्ते को और मजबूत किया। इसमें चीन ने ईरान की बुनियादी ढांचे और दूरसंचार के सैकड़ों पर अरब डॉलर भी निवेश किया था। पहले हुए ईरान इजरायल टकराव में चीन ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के लिए कूटनीतिक ढाल का काम किया, जैसे कभी वीटो लगाकर और कभी उसका संकेत देकर, ताकि प्रस्तावों की भाषा नरम हो जाए। मगर चीन ने कभी सीधा सैन्य दखल नहीं दिया। ईरान में किसी पश्चिमी समर्थित सरकार का आना चीन के लिए भू राजनीतिक तबाही जैसा होगा, क्योंकि ईरान सिर्फ ऊर्जा का स्रोत ही नहीं बल्कि क्षेत्र में भी अमेरिका के प्रभाव के खिलाफ एक मजबूत संतुलन है। ईरान के इस्लामी गणराज्य का ढह जाना बहुपक्षीय ढांचों की विश्वसनीयता को कमजोर करता है, जिन्हें मॉस्को और बीजिंग लेकर मजबूत करने में लगे हैं। जो भी खामनेई की जगह नया नेता बनेगा, बीजिंग हमेशा की तरह अपनी दीर्घकालिक खेल खेलेगा और उससे अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करेगा। उधर रूस अपने लिए मौके खुद तलाशेगा।